हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे द 7 एलिमेंट ऑफ आर्ट के बारे में। तो एलिमेंट्स क्या होता है? 7 एलिमेंट्स, जब हम कोई भी ड्राइंग करते हैं या पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें 7 एलिमेंट की भूमिका सबसे अहम होती है। विदाउट इन सब चीज़ों का ध्यान रखे हम कभी भी एक अच्छा ड्राइंग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे वो 7 इम्पॉर्टेंट ऐसे एलिमेंट्स क्या है जिनसे कोई भी आर्टिस्ट एक मास्टरपीस बनाने के लिए एबल होता है, या जो जिनका ध्यान रख के कोई भी ड्राइंग वगैरह किया जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट होता है वो होता है लाइन। लाइन मतलब रेखा। सेकंड होता है शेप, मतलब आकार। जो थर्ड होता है फॉर्म, जिसे हम लोग हिंदी में रूप या प्रपत्र या फिर बनावट कहते हैं। फोर्थ होता है स्पेस, जिसे स्थान या फिर अंतराल के नाम से हम हिंदी में जानते हैं। फिफ्थ होता है टेक्सचर, जिसे पोत कहा जाता है हिंदी में, या फिर बुनावट। सिक्स होता है वैल्यू, जिसे हम लोग तान कहते हैं। वैल्यू का सिमिलर शब्द आप मान लीजिए टोन। सातवां कलर होता है, जिसे कहीं कहीं COLOR भी आजकल लिखा जाता है। पहले हम लोग UR पढ़ते थे, अभी इसका ग्लोबल लैंग्वेज में U हटा के R कर दिया गया है, और जिसे हम लोग हिंदी में रंग कहते हैं। तो ये सातों एलिमेंट ऐसे हैं जिनके बिना कभी भी ड्राइंग करना पॉसिबल नहीं है। इन सातों की सहायता से ही हम अच्छे से ड्राइंग कर सकते हैं। या फिर ऐसा कह लीजिए कि ये 7 ऐसे चीज़ हैं जो हर आर्टिस्ट को उसके द्वारा बना हुआ एक मास्टरपीस बनाने के लिए हेल्प करता है, और हर आर्टिस्ट को इन सब चीज़ों का ध्यान अपने ड्राइंग में रखना पड़ता है, तब जाके वो एक ऐसा आर्ट क्रिएट कर सकता है जो दूसरों लोगों को अट्रैक्ट करता है। अगर इन सारे चीज़ों का ध्यान न रखा जाए तो वो ड्राइंग लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कभी नहीं कर सकता। तो अब हम इसे थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो जो हमारा पहला एलिमेंट था वो था लाइन। जिसे हम रेखा कहते हैं। तो लाइन क्या होता है? जब भी हम कोई ड्राइंग क्रिएट करते हैं तो बिना लाइन हम कभी नहीं कर सकते। लाइन किसे कहते हैं? जब हम दो बिंदुओं को कभी भी मिलाए तो उससे जो क्रिएट होती है रेखा। ये तो सबको परिभाषा पता है लाइन का। अभी लाइन हम लोग ड्राइंग में डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। तो हम लोग लाइन को दूसरे तरीके से हमेशा यूज करते हैं, जो दूसरे रूप में उन सबको जोड़ के ही एक ड्राइंग बनता है। कभी वो लाइन हॉरिजॉन्टल होता है तो कभी वर्टिकल, कभी डायगोनल, या कभी कभी हम लोग इसको कर्व लाइन बोलते हैं। ठीक है, कभी इस रूप में होता है, या कभी कभी हम लोग जिगजैग लाइन का भी यूज करते हैं। तो जाके हम कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए एबल होते हैं, क्योंकि ड्राइंग ऐसी चीज़ है जो बिना रेखा के पॉसिबल ही नहीं है।
ओके, बिकॉज उसकी परिभाषा में ये है टू ड्रॉ एनीथिंग विथ परफेक्ट लाइन। ओके, तो इसी तरह से सेकंड जो हमारा होता है वो होता है शेप। आकार के रूप से जिसे हम जानते हैं। अब इस चीज़ को जानने के लिए हमेशा याद रखिए शेप क्या होता है। बेसिकली ये हमेशा 2 डायमेंशनल रूप में मिलता है। ठीक है, तो 2 डायमेंशन ये चीज़ हमें कोई भी चीज़ को एक रूप देने के लिए मदद करता है। कभी भी हम लोग 2 डायमेंशनल पेंटिंग करते हैं तो शेप हमें हमेशा हेल्प करता है, जैसे कि स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, ओवल, सिलेंडर, रेक्टेंगल। तो इस तरह के डिफरेंट शेप्स होते हैं जो कुछ भी चीज़ को 2 डायमेंशनल रूप देने के लिए हमेशा हमारी मदद करते हैं। और अगर हम कुछ भी बनाने के लिए जब जाए तो जैसे कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि इन सब शेप्स की हेल्प से हम लोग ड्राइंग करना स्टार्ट करने से हमारे लिए ड्राइंग ईजी हो जाता है। तो अब हम लोग तीसरे चीज़ के बारे में जानेंगे। जो तीसरा एलिमेंट हमारा रहता है वो होता है फॉर्म, जिसे हम लोग रूप, प्रपत्र या फिर बनावट कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए, फॉर्म और शेप में बस इतना अंतर है, शेप 2 डायमेंशनल होता है और जो फॉर्म होता है वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में होता है हमेशा। जैसे कि ये स्क्वायर था, अभी इसको स्क्वायर को अगर हम लोग एक क्यूब में कन्वर्ट कर दे तो वो स्क्वायर शेप था, अभी ये फॉर्म हो गया। ओके, एक ये ट्रायंगल था, अभी इस ट्रायंगल को अगर हम एक पिरामिड में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, ये एक गेंद, सर्कल एक गेंद या कुछ का भी एक रूप हो सकता है। ठीक है, सिलेंडर पूरी अपने आप में एक 3D फॉर्म होता है। तो इस तरह से 3D ऑब्जेक्ट कुछ भी होता है वो फॉर्म में जाता है। तो फॉर्म बेसिकली जो स्कल्पचर आर्टिस्ट रहते हैं, जो मूर्ति कला से रिलेशन रखते हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है एक 3D फॉर्म देने के लिए अपने जो भी आर्ट वर्क रहता है। और पेंटिंग में भी जब हमें डेप्थ दिखाना रहता है थ्रू यूजिंग ऑफ कलर एंड लाइट एंड शेड, और एक इफेक्ट 3D इफेक्ट जब तक हम क्रिएट नहीं करते उसमें वो डेप्थ नहीं दिखा पाते हम लोग। तो हमेशा याद रखिएगा कि शेप 2 डायमेंशनल होता है और फॉर्म 3 डायमेंशनल फॉर्म होता है, जो हमें कभी भी एक 3D इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है, जिसमें हम लोग सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही नहीं, साथ में उसकी हाइट वगैरह भी मेजर करते हैं। ओके, इसी तरह से अभी हम लोग अपने चौथे एलिमेंट, हमारा चौथा एलिमेंट होता है स्पेस। जिसे हम लोग स्थान या अंतराल के नाम से भी जानते हैं। जब भी हम लोग कोई ड्राइंग करते हैं तो इस चीज़ का इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि स्पेस की मेंटेनेंस करना एक ड्राइंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, नहीं तो हमारा ड्राइंग अच्छा नहीं दिखेगा। सपोज ये हमारा एक सरफेस है जिस पे हमें ड्राइंग करने के लिए ये सरफेस एरिया हमारा है। अभी हमें ये हमेशा डिसाइड करना होता है कि हमें जो ड्राइंग करना है वो हम कितना बड़ा बनाएं। सपोज़ अगर हम एक अंडा भी अगर हमें ड्राइंग करना रहेगा तो हम अगर इतना बड़ा अंडा इतने बड़े पेपर में बना देंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। इस चीज़ को कवर करने के लिए हमेशा हमें कम से कम इतना बड़ा अंडा बनाना पड़ेगा, और इस तरह से जैसे इसकी शैडो गिरेगी तो इतना बड़ा कम से कम हम अगर अंडा बनाए तो ही ये इस पेपर में नज़र आएगा कि हाँ ये पेपर को अच्छे से कवर कर रहा है। साथ ही साथ जब भी हम लोग स्पेस की बात करते हैं
तो स्पेस मेंटेनेंस का ध्यान रखते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपने सब्जेक्ट को बना रहे हैं तो सब्जेक्ट हम लोग कहाँ रख रहे हैं और कितना बड़ा साइज में रख रहे हैं, इस चीज़ का तो ध्यान रखना ही चाहिए। और स्पेशली जब स्टिल लाइफ स्टडी वगैरह भी जब करते हैं तो उसमें भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा नीचे का जो एरिया होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें ऊपर के एरिया रखना पड़ता है और लगभग इक्वल पार्ट दोनों तरफ का हमें छोड़ के ये जो बीच का जो एरिया है इसमें हम अपना स्टिल लाइफ स्टडी के जो भी एलिमेंट हमारा है उसको एडजस्ट करते हैं तो जाके वो बैलेंस लगता है। दोनों तरफ इक्वली छूटना चाहिए, ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा नीचे कम, क्योंकि नीचे में ये जैसे ग्राउंड एरिया यहाँ पे रहता है, इसके ऊपर एक पॉट है सर के, एक पॉट है, एक पॉट छोटा है, एक और यहाँ पे पॉट है जो कि इस तरह से लंबा है। तो सपोज ये 3 पॉट हम लोग एक साथ बनाए, ये किसी पृष्ठभूमि या सरफेस पे रखी हुई, तो ये वो एरिया है जो हमेशा आपको याद रखना कि जो एरिया जिस पे ये रखा हो ये हमेशा इसके बेस से ऊपर रहेगा, तो ये लगेगा कि हाँ ये कुछ पे रखा हो, वरना ये लगे कि ये हवा में लटका हुआ है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, अपने स्पेस को मेंटेन करते हैं कभी भी ड्राइंग करने से पहले। साथ में हम लोग इसके अंदर पर्सपेक्टिव का भी ध्यान रखते हैं। पर्सपेक्टिव जिसके कारण हमें सामने की चीज़ें बड़ी और दूर की चीज़ें छोटी दिखाई देती है। ये सामने की चीज़ें बड़ी और जब हम दूर की चीज़ें बनाते हैं तो वही चीज़ अगर दूर में हो तो हमें हमेशा छोटी दिखाई देती है। तो ये पर्सपेक्टिव होता है जिसका हम लोग हमेशा अपने ड्राइंग में ध्यान रखते हैं। तो पर्सपेक्टिव के कारण ये हमें दूर की चीज़ें छोटी और सामने की चीज़ें बड़ी दिखाई देती है। तो पर्सपेक्टिव काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें स्पेस में आती हैं। इसके बाद हमारा 5वां जो टॉपिक है वो होता है टेक्सचर, जिसे हम लोग पोत भी कहते हैं। पोत या फिर बुनावट के नाम से हम इसे जानते हैं। अब ये पोत या बुनावट या टेक्सचर होता क्या है, जब भी हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं और उसका एक प्रॉपर अगर हमें इफ़ेक्ट दिखाना हो तो वो इफ़ेक्ट दिखाने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, उस चीज़ का जो टेक्सचर रहता है उस चीज़ को हम लोग हमेशा से कोशिश करते कॉपी करने का, ताकि वो चीज़ अच्छे से दिखे, चाहे वो चीज़ की टेक्सचर किसी टाइप का रहे। तो इस टाइप से हम लोग कुछ का टेक्सचर ऐसा दिखाते हैं, जैसे कोई अगर कपड़ा क्लोथ का टेक्सचर हो गया या फिर किसी थैली का टेक्सचर वगैरह हुआ तो वो इस टाइप से दिखाते। यही अगर एक स्टोन अगर हमें दिखाना रहता है तो स्टोन दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो स्टोन इस टाइप से हम लोग ऐसा के टेढ़ा मेढ़ा उसका टेक्सचर दिखाते हैं और उस पर हम लोग हार्डनेस दिखाते हैं उसका कि हाँ इस टाइप से हार्डनेस वगैरह है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टोन वगैरह को ड्राइंग से दिखाने के लिए इस टाइप से यूज़ करते हैं, स्टोन को दिखाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें टेक्सचर है, क्योंकि बिना टेक्सचर ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग कुछ भी चीज़ों के एक प्रॉपर शेप दे पाए या एक प्रॉपर रूप दे पाए। इसके साथ ही जब भी हम लोग कुछ को भी कलर देते हैं और वो एक सिमिलर बनाने की कोशिश करते हैं तो एक प्लेन कलर वो इफ़ेक्ट नहीं दे पाता जो ओरिजिनल इफ़ेक्ट होता है। उसमें हमें टेक्सचर काफ़ी मदद करता है हर चीज़ के लिए, और साथ ही साथ हमारे चित्र या विषय वस्तु की सुंदरता बढ़ाने में भी ये हमेशा हमारी मदद करता है। नेक्स्ट हमारा होता है वैल्यू, जिसे हम लोग तान करते हैं। इसका और एक आप वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, टोन। टोन क्या होता है, किसी भी चीज़ को लाइट एंड शेड दिखाने में और उसका कलर का जो डिफरेंट टोनल वैल्यू होता है वो दिखाने में हमें मदद करता है। जैसे कि अगर एक सिंपली एक ड्राइंग में जब हम लोग शेडिंग भी करते हैं जहाँ पे डार्क होता है
वहाँ पे हम पेंसिल को ऐसा ज़्यादा जोर चलाता है और वो धीरे 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 इस टाइप से लाइट होता हुआ चले जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग टोन बोलते हैं, जिसमें लाइट एंड डार्क का शेड दिखा के हम लोग उसको कलर को करते हैं। तो टोन तीन टोन में जनरली हम लोग मानते हैं, एक डार्क, मीडियम और लाइट। इन तीनों का यूज किए बिना आप कभी भी कुछ चीज़ को एक प्रॉपर शेप में नहीं दिखा सकते, एक 3 डायमेंशनल शेप में आप ड्राइंग में कभी नहीं दिखा सकते। तो इसीलिए हम लोग टोन का यूज करते हैं। साथ ही साथ टोन हमें हेल्प करता है कुछ भी चीज़ के अंदर डेप्थ दिखाने के लिए, और साथ में जो विषय वस्तु को वो काफ़ी इनरिच कर देता है एक टोनल वैल्यू। और तो और जब हम लोग कभी भी लाइट एंड शेड दिखाना हो तो उसमें हमें हमेशा टोन ही हेल्प करता है। वो टोन दिए बिना हम लोग ये कभी नहीं बता सकते कि लाइट किधर से आ रही है और शैडो किस तरफ पड़ेगा। वो सब का काम पूरा टोन ही हमेशा करता है। और आखिरी होता है और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमारा होता है कलर। तो जैसे कि मैंने इनिशियल में ही बताया, कलर का स्पेलिंग COLOR भी लिख सकते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में रंग कहते हैं। अब कलर जो होता है, कलर क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक हूबहू रूप देने के लिए हमें कलर की काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है, जिसका आर्ट के क्षेत्र में ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग कुछ चीज़ को एक वास्तविक रंग ही दे। उस चीज़ को हम लोग अपने अकॉर्डिंग इमेजिनरी भी कुछ भी कलर उस चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। सपोज़ एक एप्पल अगर रेड कलर का है तो ज़रूरी नहीं कि उस एप्पल को हम लोग रेड कलर में ही बनाए। उस एप्पल को हम लोग अगर आर्टिस्टिक वे में बनाना चाहे तो हम लोग कोई दूसरा कलर भी दे सकते हैं। आर्ट के फील्ड में वो एक्सेप्टेबल होता है। रंग क्या होता है, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट कलर होता है। इवन कोई बोलता है, किसी से पूछिए कि आपका फेवरेट कलर क्या है, तो कोई बोलता है मेरा फेवरेट कलर वाइट है या ब्लैक है। तो कुछ भी हो, वाइट एंड ब्लैक भी रंग में ही जाते हैं। बहुत लोगों के अंदर ये चीज़ चलता है कि, और मानते भी हैं कि वाइट और ब्लैक रंग नहीं होते हैं। तो रंग नहीं होने से वो रंगहीन हो जाता, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाता है वो चीज़। जैसे कि पानी ट्रांसपेरेंट होता है, वो रंगहीन है। तो वो पानी हमेशा वो उसका कोई रंग नहीं होता। लेकिन जब कोई बोलता है कि मेरा फेवरेट कलर वाइट है, तो वाइट हमेशा रंग का ही एक रूप है, वाइट एंड ब्लैक भी। तो हर किसी को रंग अपनी ओर डिफरेंट वे से अट्रैक्ट करता है। किसी को लाल पसंद है, किसी को नीला पसंद है, किसी को हरा पसंद है। तो इस तरह से हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। तो ड्राइंग में रंगों को प्राइमरी, सेकेंडरी और इंटरमीडिएट, इन 3 भागों में बांटा गया है। अब प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, इंटरमीडिएट कलर क्या है? प्राइमरी कलर वो है जो अपने आप में पूर्ण होता है, जो किसी दूसरे रंग को मिलाने से कभी नहीं बन सकता। वो डायरेक्ट हम लोग नेचर से या फिर केमिकल की सहायता से डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं वो कलर। इन प्राइमरी कलर को ही आपस में मिक्स करके और वाइट एंड ब्लैक की हेल्प से भी हम लोग दुनिया का सारा कलर बना सकते हैं। सेकेंडरी कलर 2 प्राइमरी कलर को मिलाने से बनता है, और इंटरमीडिएट 1 प्राइमरी या 1 सेकेंडरी या फिर 2 सेकेंडरी कलर को मिला के हम लोग ये बनाते हैं। तो इसके बारे में, रंग के बारे में, कलर के बारे में मैं एक वीडियो फिर से अच्छे से बनाऊंगा, जिसमें आपको कलर को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में और अच्छे से भी जानेंगे, और इन सब को यूज करके हम लोग अच्छे से ड्राइंग बना के भी देखेंगे। थैंक यू।